सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है गुरु और चेला। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो संगीत सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान होता है। तो बच्चों, गुरु का हमारे जीवन में कैसा स्थान होता है। जैसे भगवान का स्थान होता है, वैसे ही हमारे गुरु का स्थान होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने शिक्षकों से क्या क्या सीखते हैं। तो आपको बताना है कि आप लोग अपने गुरु, अपने शिक्षकों से क्या क्या सीखते हो। अगला प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा के पर्व के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आपको बताना है कि गुरु पूर्णिमा के विषय में आप क्या क्या जानते हैं, कि गुरु पूर्णिमा कौन सा दिन होता है, जब गुरुओं का सम्मान किया जाता है। जितने भी आपके गुरु हैं, आपको उनका सम्मान उस दिन करना होता है। वैसे तो आपको हमेशा ही उनका सम्मान करना होता है, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा होती है वो उन्हीं के लिए होती है कि जिस दिन हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनके हमारे जीवन में होने का शुक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी गुरु से कोई कला सीखनी हो तो आप क्या सीखना चाहेंगे। तो आपको बताना है बच्चों कि अगर आपको किसी गुरु से कोई कला सीखनी है तो आप कौन सी कला सीखना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, शिष्य कौन कौन से साज सीख रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो शिष्य हैं वो अपने गुरु से अलग अलग साज सीख रहे हैं। जैसे कोई सितार बजाना सीख रहा है, कोई हारमोनियम बजाना सीख रहा है, तो कोई तबला बजाना सीख रहा है। तो इसी के साथ अब हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने एक मूर्ख राजा और उसकी नगरी का वर्णन किया है। कविता में एक गुरु और उनका एक चेला है। दोनों के पास पैसे नहीं है और वे घूमते हुए एक नगर, अंधेर नगरी पहुंचते हैं। यहाँ का राजा मूर्ख है। अंधेर नगरी में सब टके शेर का मिलता है। यह जान गुरु वहां से चले जाते हैं और चेला अंधेर नगरी में रुक जाता है। वह राजा के चुंगल में फंस जाता है। गुरु अपनी सूझबूझ से शिष्य को बचाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में जो हमें कविता दी गई है वो गुरु और चेले के बारे में दी गई है और एक अंधेर नगरी के राजा के बारे में दी गई है। तो अंधेर नगरी किस प्रकार की नगरी है कि वहां पर हर जो चीज है, हर सामान टकेसर यानी कि एक ही रुपए में, एक ही सामान में मिलता है। यानी कि हर उसका प्राइस, हर चीज का पैसा एक ही है। यहाँ वहां पे ऐसा नहीं होता कि कोई चीज 10 रुपए की है, कोई 15 की है। वहां पे एक ही रुपए में, एक ही पैसे में सारी चीजें मिलती हैं। अब ये जानकर जो गुरु है वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन जो चेला है वो वहीं रह जाता है और फिर चेला वहां पर फंस जाता है। तो हमें देखना है कि गुरु कैसे अपने चेले को बचाता है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गुरु एक था और एक था चेला, यानी कि एक गुरु था और उसका एक चेला था। दोनों निकलने पड़े थे घूमने के लिए, लेकिन दोनों के पास एक धेला भी नहीं था, यानी कि एक पैसे भी नहीं थे। फिर चले चलते मिली एक नगरी, चले चलते चलते मिली एक नगरी, यानी कि चलते चलते उन्हें एक नगर मिला। उसकी सड़कें कैसी थी, चमाचम चमक रही थी और चमाचम डगरी थी, यानी कि उसकी डगर भी चमाचम थी, यानी कि बहुत सुंदर जगह थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश नगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिली एक ग्वालिन, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक औरत है, इसे क्या कहा जा रहा है, ग्वालिन कहा जा रहा है।
और इसके शीश में एक गगरी है। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी, यानी कि वो भागने लगी तेज तेज। तो वो गुरु जो है वो मना कर रहे हैं कि इतनी तेज तेज मत भाग, बता कौन सी नगरी, यानी कि जिस नगर में वो आए हैं वो वहां का पूछ रहे हैं कि ये बता कौन सी नगरी है और कौन सा यहाँ पे राजा है जिसका यहाँ पे सुयश बचता है, यानी जो यहाँ पे राज करता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सर भाजी टके सेर खाजा। तो वो जो ग्वालिन है वो क्या कहती है कि आगे बढ़कर कि महाराज आप यहाँ पधारे हो, ये जो नगरी है इसका नाम क्या है, अंधेर नगरी है, और यहाँ का जो राजा है वो अनबूझ राजा है, यानी कि राजा का नाम क्या है, अनबूझ राजा। और यहाँ पे टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी कि एक ही टके में भाजी भी मिलती है और एक ही टके में खाजा भी मिलता है, यानी कि सब्जी हो अनाज हो कुछ भी हो वो सब एक ही समान रूप में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो गुरु जो है जैसे ही वो सुनते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें एक समान रूप से ही देखी जाती हैं, तो गुरु क्या कहते हैं कि मुझे मुसीबत को मोल लेना नहीं है, ना जाने कब यहाँ पर अंधेरा छा जाए, तो ऐसे नगर में मुझे रहना नहीं है, मेरा मन नहीं मान रहा है। फिर गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरुजी ने कहा कि मुझे तो यहाँ से जाना है, लेकिन जो उनका चेला है वो नहीं मानता है। वो क्या कहता है, मैं तो यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि वो कैसा होता है, मोटा होता है, तो उसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो उसी शौक के कारण वो क्या कहता है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं तो यहीं पर रुकूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो अपनी गुरु की बात नहीं मानता है। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तो जब वो जाता है हाट को जाता है, यानी कि बाजार में जब वो जाता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे तो अजब रेल पेला हो रहा है, यानी कि टके सेर हल्दी मिल रही है, टके सेर जीरा मिल रहा है, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा, यानी कि सारी चीजें टके सर यानी कि एक ही उसमें एक ही रुपए में मिल रही है, सबका अलग अलग भाव नहीं है, सबका एक ही भाव में मिल रहा है, तो एक ही भाव में वो सब कुछ ले सकता है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो वो क्या कह रहे हैं कि टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, यानी कि वहां पे जो रबड़ी मलाई थी उसका भी भाव एक ही था, वो भी टके सेर मिल रही थी। तो उसने बहुत रोज उसने रस मलाई खाई, तो रस मलाई खा के वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। फिर सुनो आगे का हाल ताजा, अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आए दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। अब वहां पर क्या आ जाती है, बहुत बरसात होने लगती है, बिजली चमक रही है, बिजली दमक रही है, गरजते बादल है, झमकती बिजली है, और बरसात जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में वहां पर हो रही है। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो अब क्या होता है, बहुत बारिश होने लगती है, तो इस वजह से एक दीवार जो है वो गिर जाती है। तो जहां पे दीवार गिर जाती है वहां पर राजा पहुंच जाते हैं और फिर वो संतरी को बुलाते हैं, यानी कि अपने सेनापति को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये दीवार किसने गिराई। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी।
तो वो जो संतरी है यानी कि जो सेनापति है वो क्या कहता है कि महाराज ये दीवार तो जिसने बनाई है उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दीवार जिसने बनाई है उसने पहले से इसे कमजोर बनाया है, इसलिए दीवार जो है वो आज गिर गई है। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो खता कारीगर की, तो वो किसको कह रहे हैं अब, जिसने दीवार बनाई है यानी कि कारीगर की खता यानी कि उसकी गलती कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि खता किसकी है, कारीगर की है। तो फौरन कारीगर को बुलाया जाता है और उसे वहां पर झट से बिठाया जाता है। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। तो राजा क्या कहते हैं कि अगर इसकी गलती है तो इसे सजा दो, इसे कड़ी सजा दो। तो कारीगर क्या कहता है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई खता नहीं है। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो अब जो कारीगर है वो किस पे इल्जाम डाल देता है, भिश्ती पर इल्जाम डाल देता है, यानी कि जो मिस्त्री होता है उस पर इल्जाम डाल देता है कि उसने ही क्या किया है, सीमेंट को ज्यादा गीला किया है, तभी जो दीवार है वो कच्ची बनी है, उसने ढंग से सीमेंट को नहीं घोला है, इसी वजह से जो दीवार है वो गिर गई है। तो राजा क्या कहते हैं कि ठीक है, अब भिश्ती को जल्दी से बुलाओ और उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ाओ। फिर हम क्या देखते हैं, चला आया भिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब वो क्या कह रहा है भिश्ती जो, कि हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता ना मेरी। अब जो भिश्ती है वो भी मना कर रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब गलती किसकी है, जिसने मशक को बनाया है, सीमेंट को बनाया है, उसी ने ज्यादा पानी डाला है, उसमें पहले से ही पानी समाया हुआ था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गीला हो गया है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। अब मशक वाला आता है तो वो क्या कहता है कि अब इसमें मेरी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, मंत्री की गलती है। तो मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, यानी कि उसी की शरारत की वजह से ये गलती हुई है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी यह गलती बिरानी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अब वो क्या कह रहा है कि गलती किसकी है, मंत्री की है। तो वो कह रहा है कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया और चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, यानी कि उसने मशक मोटे चमड़े का बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, यानी कि जिस मशक से वो पानी भर रहा है वो बहुत बड़ा है, तो वो बहुत सारा पानी भर रहा है, तो इस गलती की वजह से ये गलती हुई है। अब ये गलती किसकी है, बिरानी की है मंत्री की गलती तो मंत्री को बुलाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब सब मंत्री की गलती पे आ जाता है, तो मंत्री की गलती पर राजा क्या हुक्म देते हैं कि अब उसे जल्दी से लेकर आओ और उसे जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। तो जल्लाद फौरन आता है और मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए उसी क्षण उसी समय ले जाता है। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी ना फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब मंत्री पर सारा इल्जाम आ गया है। तो मंत्री जो है वो बहुत ज्यादा पतला है, उसकी गर्दन जो है वो बहुत ज्यादा पतली है, तो इस वजह से जो फंदा है वो उसके गले में फिट नहीं हो रहा है। तो राजा क्या कहते हैं कि जिसकी मोटी गर्दन है उसे ही पकड़कर लाओ और फांसी पर उसे ही चढ़ाओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि
चलो पहले तो लोग एक दूसरे पर गलती डाल रहे थे कि इस मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि करते करते मंत्री पर गलती आ गई। अब मंत्री जो है वो पतला है, उसकी गर्दन पतली है, तो अब गलती किसकी हो गई है, अब किसे फांसी दी जाएगी, यानी कि जिसकी गलती भी नहीं है उसे फांसी दी जा रही है, जिसकी मोटी गर्दन है। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो उसके संतरी यानी कि जो सेनापति हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने चले जाते हैं। तो वहां पर उन्हें कौन मिलता है, चेला मिलता है, वही चेला जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, जो अपने गुरु को छोड़कर यहीं पर रुक जाता है। तो अब चेले की मोटी गर्दन हो गई है क्योंकि वो वहां पर बहुत ज्यादा खा रहा है, क्योंकि वहां पर सब समान रूप में मिल रहे हैं चीजें, तो इसलिए वो खाने का सामान ले रहा है, तो खा खा के वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। अब उसकी गर्दन जो है वो मोटी है। तो उसके पास जाकर कहते हैं कि चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण, यानी कि आप जल्दी चलिए, आपको महाराज ने इसी समय न्योता भेजा है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो वो बहुत खुश हो रहा था मन ही मन में कि आज तो राजा ने न्योता भेजा है, तो उसे लगता है कि आज तो बहुत अच्छा खाने पीने को मिलेगा। अगर वो महल में जा रहा है, उसे क्या पता कि उसे तो फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। तो जब वो वहां पहुंचता है तो वो क्या देखता है, यहाँ तो अलग ही झमेला हो रहा है, वहां तो जुड़ा था जब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ। अब वो जैसे ही देखता है तो जो सेनापति वो कहते हैं कि अच्छा इसकी गर्दन मोटी है तो अब इसे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। तो राजा कहते हैं कि अब इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो ये सुनकर वो जो चेला है वो कहता है कि मुझे मेरी खता तो बताओ, क्योंकि उसे अपनी गलती पता ही नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, बक बक मत करो। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। मगर जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, वो बहुत ज्यादा चालाक था। तो उसने क्या कहा कि पहले मुझे मेरे गुरु जी से मिलाओ, उसी के बाद मुझे फांसी पर चढ़ाओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब गुरु जी झट से वहां पर आ जाते हैं जहां पर चेला खड़ा हुआ होता है, रो रहा होता है। और फिर गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया और फिर उसके कान में कुछ मंत्र को गुनगुनाया, यानी कि उसके कान में वो कुछ बोलने लगे। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। फिर वो क्या करने लग जाते हैं, फिर वो लोग झगड़ने लग जाते हैं आपस में और फिर कहने लगते हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। गुरु कहते हैं मैं चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं चढ़ूंगा। फिर हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो अब दोनों हटाए नहीं हट रहे थे, छुटाए नहीं छुट रहे थे, वो इस प्रकार से अड़े हुए थे, लड़ रहे थे। फिर बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, वैसे ही राजा जो है वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम दोनों फांसी के लिए क्यों लड़ रहे हो। तो गुरुजी उन्हें बताते हैं, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती जैसी, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरुजी उसे क्या बताते हैं राजा को कि जो भी इस मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा, जो भी इस मुहूर्त में जिसकी भी इस मुहूर्त में मृत्यु होगी, वो इस फांसी पर चढ़ेगा, वो क्या बनेगा, वो राजा नहीं चक्रवर्ती जैसा होगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, यानी कि वो कहाँ जाएगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा।
कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा क्या कहता है कि अगर ये बात सच है तो फांसी पर मैं चढ़ूंगा, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं कहते हैं, उनकी बात हमेशा सच होती है। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। फिर जैसे ही जो राजा है वो फांसी पर चढ़ता है तो उसकी जो प्रजा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उनका जो अनबूझ राजा होता है, जिसे बिल्कुल भी कुछ आता नहीं है, बिल्कुल भी उसमें समझदारी नहीं होती है, तो वो मर जाता है। तो ये देखकर वहां की जो प्रजा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो इस प्रकार से गुरु जो है वो अपने चेले की मदद भी कर देते हैं और जो अनबूझ राजा होता है उसे मार भी देते हैं। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से एक अंधेर नगरी में इस प्रकार की क्रिया चल रही थी। तो वहां पर क्या हो रहा था कि सब कुछ एक ही रूप में, एक ही टके में मिल रहा था, यानी कि सबका भाव मोल तोल सब कुछ एक ही था। अगर आप कुछ भी लेने जाओगे तो आपको एक ही रूप में मिलेगा। तो ये किसने बनाया था नियम? राजा ने बनाया था। अब इस प्रकार का नियम अगर पूरे देश में चलने लगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो क्या कहलाएगी? अंधेर नगरी कहलाएगी। वहां पे किसी भी चीज का अच्छा या कम इस प्रकार की कीमत नहीं होगी, सब चीज समान रूप से ही मिलने लगेगी। तो वहां की प्रजा का हाल इसी प्रकार से होगा, ना वो शहर आगे बढ़ेगा, ना वो शहर का विकास कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर चीज की अपनी अपनी कीमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज समान रूप से ही मिलती रहे, टके सर पर ही मिलती रहे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।